नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला के इस वीडियो में आप सबको मोटिवेट करने वाला, आप सबको कहीं ना कहीं दिल में एक खुशी देने वाली ऐसे खबर लेके आया हूं, जिसको आप जब सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आप सैनिक पाठशाला चैनल के व्यूअर हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक फैमिली पेंशनर की, एक डिफेंस पेंशनर की, जिन्होंने अपनी लड़ाई ऐसे जीती कि जो एक मिसाल बन के रहेगी। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे कि आप सबको बताया, सबसे पहले तो आपको एक फैमिली पेंशनर की कहानी बताता हूं। दोस्तों, सच्ची कहानी है और माननीय एएफटी चंडीगढ़ के फैसले पर आधारित यह कहानी है। दोस्तों, श्रीमती कमलेश देवी, इनके साथ अन्याय हुआ था जो बाद में न्याय में बदल गया। कैसे बदला? उन्होंने संघर्ष की, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता दोस्तों, और संघर्ष ऐसी की उन्होंने कि एक मिसाल बन के रह गया। वो मैं बताता हूं आपको। श्रीमती कमलेश देवी जी हैं, उनके जो हस्बैंड थे सिग्नलमैन परमजीत सिंह, उनका देहांत हुआ था 12 सितंबर 2011 को। 25 जनवरी 2003 को वो फौज में भर्ती हुए थे और 12 सितंबर 2011 को उनका एक्सीडेंट की वजह से देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, वो उस समय में दिल्ली में पोस्टेड थे, उनकी यूनिट दिल्ली में थी और दिल्ली से वो 5 दिन का कैजुअल लीव लेकर के, सीएल लेकर के अपना घर रुदियावास हरियाणा जा रहे थे। उनकी छुट्टी थी 12 सितंबर 2011 से लेके 16 सितंबर 2011 और उसमें प्रीफिक्स भी लगा हुआ था। तो वो 11 सितंबर को अपने यूनिट से अपनी ही मोटरसाइकिल लेके निकले थे। तो इन बिटवीन रास्ते में वो अपने मामा जी के घर गए और मामा जी के घर से जब आगे अपनी घर की तरफ जा रहे थे तो उस समय रास्ते में झज्जर रोड बहादुरगढ़ में उनकी एक्सीडेंट हो गई दोस्तों। और एक्सीडेंट ऐसी हुई कि 12 सितंबर का ही एक्सीडेंट था और 12 सितंबर को ही वो सिविल हॉस्पिटल बहादुरगढ़ में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, उनके कागजी कार्रवाई हुए, उनके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुआ, सब कुछ हुआ और सारा कुछ होने के बाद उनका जो मृत्यु है उसको नॉन एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस माना गया, यानी कि फौज में उस मृत्यु का फौज से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा माना गया। और उनकी जो वाइफ है श्रीमती कमलेश देवी, उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन शुरू हो गया 13 सितंबर 2011 से, यानी कि 12 सितंबर को उनकी मौत हुई थी तो 13 सितंबर से उनका पेंशन शुरू हो गया और वो पेंशन शुरू हुआ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। उन्होंने गुहार लगाई, अपील की, लेकिन उनको स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं दिया गया, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यह निकला था कि यह नॉन एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस डेथ है, क्योंकि छुट्टी के दौरान हुआ है। तो यह केस गया माननीय न्यायालय में और न्यायालय ने पूरे पक्षों को सुना। पूरे पक्षों को सुनते हुए यह बताया कि फर्स्ट, जब हम केस को देखते हैं, पहले जैसे केस को नॉर्मली ऊपरी तौर पे जब देखते हैं तो ये केस ऐसा ही लगता है कि उसमें सर्विस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस मौत में, ये जो एक्सीडेंटल मौत है उसमें सर्विस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और नॉन एट्रीब्यूटेबल ही लगता है। लेकिन चूंकि इंडिविजुअल मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था और घर में जाने के दौरान मौत हुई है, वो घर में जाते हुए रास्ते में अपने मामा जी के पास रुकता है, कहां रुकता है उस चीजों को छोड़िए, वो घर पहुंचा नहीं था और घर जा रहा था और साथ में उसका 1 दिन का प्रीफिक्स भी था। और जर्नी पीरियड में अगर इंडिविजुअल है तो जर्नी पीरियड को जो है ड्यूटी का हिस्सा माना जाना चाहिए, ऐसा कहना था माननीय एएफटी चंडीगढ़ का। और ऐसा कहते हुए माननीय एएफटी ने यह बताया कि जो फैमिली पेंशनर है, जो श्रीमती कमलेश देवी जी हैं, उनको ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन के बजाय स्पेशल फैमिली पेंशन दिया जाए और जो मौत हुई है उसको एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस माना जाए, क्योंकि वो जर्नी के दौरान हुई थी। तो देखिए दोस्तों, कितना बड़ा एक जजमेंट, कितनी बड़ी एक न्याय देते हुए एक जजमेंट दिया माननीय एएफटी ने। और साथ ही साथ माननीय एएफटी ने यह भी बताया कि 13 सितंबर 2011 से लेके अभी तक पूरा का पूरा जो भी डिफरेंस बनता है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन के बीच, जो भी डिफरेंस बनता है वो पूरा का पूरा पैसा एरियर के तौर पर श्रीमती कमलेश देवी को दिया जाए। और अगर इस आदेश के जारी होने के 3 महीने तक नहीं दिया जाता तो उसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट भी दिया जाए, ऐसा आदेश माननीय एएफटी चंडीगढ़ ने सुनाया, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी न्याय कर देने वाला है। हमारी बहन जो कमलेश देवी जी हैं, उनको बहुत बड़ा न्याय देने वाला एक डिसीजन, ये एक जजमेंट है दोस्तों। तो जजमेंट का जो कॉपी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, उसमें क्लिक करेंगे तो जो एएफटी चंडीगढ़ से आपको वो पीडीएफ कॉपी डाउनलोड हो जाएगा, उसको डिटेल्स में आप पढ़िएगा।
दोस्तों मैं जब भी ऐसे कोर्ट केसेस लेके आता हूं आप सबको मोटिवेट करने के लिए, आप सब ताकि अपने बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जो अपने जो उनको मिलने चाहिए, जो उनके ऑथराइज उनको एंटाइटलमेंट्स हैं उनको ना लेकर के चुपचाप बैठे रहते हैं, तो वो लोग ताकि मोटिवेट हो जाएं, इस वजह से मैं ऐसे कोर्ट केस वगैरह का हवाला लेके आप सबके पास आता हूं। और आज मैं आप सबको बताता हूं कि सैनिक पाठशाला की ये मुहिम कहीं ना कहीं रंग ला रही है। मैं आप सबको ये कैसे बता रहा हूं और क्यों बता रहा हूं ये आप सबको मैं पहले तो ये एक कमेंट जो आया था मेरे वीडियो में पिछली बार जब मैंने ऐसे ही कोर्ट केस का वीडियो बनाया था, तो जो कमेंट आया था मेरे वीडियो में उसको आप सब पहले देख लीजिए इस कमेंट में क्या लिखा हुआ। तो जब पिछली बार मैंने ऐसे कोर्ट केस का वीडियो डाला था तो उस वीडियो पर उन्होंने ये कमेंट किया था कि जैसे कि आप सब पढ़ पा रहे हैं, जैसे कि देख लीजिए दोस्तों कि उनके फादर का जो केस है ये वो P2 परमानेंट थे और P3 T24 थे, इसलिए मेडिकल कैटेगरी होने की वजह से उनको DSC में 55 साल के ऊपर के एज तक नहीं रखा गया और उनको जो है डिस्चार्ज आउट कर दिया गया, डिसेबिलिटी एलिमेंट के साथ सर्विस एलिमेंट नहीं दिया गया। उन्होंने फिर एप्लीकेशन भी किया DSC को, अपना एक क्वेरी किया कि क्यों ऐसा किया आप लोगों ने, सर्विस एलिमेंट क्यों नहीं दिया, तो उनको जवाब आया कि 15 साल से नीचे सर्विस होने की वजह से जो है उनको सर्विस एलिमेंट नहीं मिला, सिर्फ डिसेबिलिटी एलिमेंट मिला है। तो उन्होंने कृष्णा पिंटो जी ने मुझे पूछा था कि क्या ये सही है, तो उनकी फिर मेरे से कन्वर्जेशन, मेरी मैसेजिंग हुई थी व्हाट्सएप में, और व्हाट्सएप में मैंने उनको ये बताया था दोस्तों कि 15 साल से नीचे है तो उनको तो पेंशन, सर्विस पेंशन नहीं मिलेगा। अगर 14 साल से ऊपर 15 साल से कम होता तो वो 1 साल माफी हो जाती, लेकिन चूंकि उनके फादर के केस में 1 साल से ज्यादा का डिफरेंस है, 13 साल में वो आउट हुए थे, तो यानी कि 2 साल का डिफरेंस हो रहा है, तो उनको सर्विस पेंशन नहीं मिलता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने उनको यह बताया था दोस्तों कि आपके जो फादर हैं वो खुद अपनी मर्जी से तो निकल के आए नहीं, DSC ने उनको भेजा है, तो DSC ने जब उनको भेजा है तो उनको कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो बनता है कि सर्विस एलिमेंट भी उनको दिया जाना चाहिए। तो मैंने उनको आग्रह किया था, मैंने कृष्णा पिंटो जी को बताया था कि आपको जो है AFT में जाना चाहिए और AFT के वकील साहब से, किसी वकील साहब से बात करके आपको अपने फादर का केस को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो हूबहू वही हुआ है। जैसे मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने जो है AFT चंडीगढ़ में एक AFT के वकील साहब से बात किया है, और उन्होंने उसके बाद उन वकील साहब से बात करने के बाद जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किया वो मैं आप सबको दिखा रहा हूं। देखिए दोस्तों, AFT में केस फाइल करने के लिए बताया गया है और सर्विस पेंशन मिलेगा। AFT चंडीगढ़ के एडवोकेट से बात हुई है, डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए बताया है हमें, आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए, सभी को हेल्प होगा। तो दोस्तों कृष्णा पिंटो जी का ये जो वाकया है, हालांकि अभी वो केस लड़ा जाना है, केस में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो सब बातें तो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम कृष्णा पिंटो जी मोटिवेट हुए, उनको लगा कि अपने फादर के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसको जो है कहीं ना कहीं माननीय AFT के सामने लाना चाहिए। और यही चीज मैं करना चाहता हूं कि आप सब कम से कम एक वो लें, हौसला लें कि हाँ कुछ ना कुछ अगर ऐसा चीजें हैं जो आपके साथ अन्याय हुए हैं गुजरे हुए समय में, तो उन चीजों को आप उठा सकते हैं। तो यही मेरा मुद्दा है, यही मेरा मोटिव है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सही कामयाब हो रहा हूं। चाहे वो जो कृष्णा पिंटो जी का जो केस है वो चाहे पॉजिटिव आए, और मुझे लगता है कि वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो मैं कृष्णा पिंटो जी को भी आग्रह करता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करें और आप बताएं, अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे आप मोटिवेट हुए। दूसरा दोस्तों, आप सबको और एक कोर्ट केस के बारे में आज मैं बताऊंगा। AFT चंडीगढ़ का रीजनल बेंच शिमला का यह आदेश है दोस्तों, ये मोहिंदर सिंह जी का केस है। अक्टूबर 83 में वो भर्ती हुए थे फौज में और नवंबर 2002 में वो आउट हो गए थे, अपना इनवैलिड आउट हो गए थे फौज से। और उनका जो इनवैलिड आउट होने का कारण था वो मेडिकली जो थे वो पेप्टिक अल्सर था, उनका जो बीमारी था, और उस बीमारी के ऊपर उनको एग्रेवेटेड टू सर्विस था। 20% फॉर लाइफ डिसेबिलिटी पेंशन उनको रिकमेंड किया था RMB ने। जब उनका केस गया PCDA में तो PCDA ने उनका केस रिजेक्ट कर दिया दोस्तों। एग्रेवेटेड होने के बावजूद भी, 20% फॉर लाइफ होने के बावजूद भी PCDA ने उनका डिसेबिलिटी पेंशन के लिए केस रिजेक्ट कर दिया और उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं ग्रांट किया। वो भी ऐसे ही पड़े रहे, बहुत 2002 की बात है, ऐसे ही पड़े रहे। उसके बाद कहीं जाकर के 18 साल बाद में जाकर के उनको कहीं ये लगा कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, तो उन्होंने एक पिटीशन डाल दिया फिर से PCDA को। PCDA ने उस पिटीशन का कोई रिप्लाई ही नहीं दिया।
तो जब उनको ये चीज लगा कि मुझे अभी ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए एएफटी में, तो एएफटी माननीय एएफटी रीजनल बेंच शिमला में उन्होंने जब फाइल किया तो माननीय कोर्ट ने पीसीडीए को ये बताया कि आप जो है आरएमबी ने जो डिसीजन दे दिया, जो स्पेशलिस्ट ने जो डिसीजन दे दिया, उसके ऊपर आप नहीं बैठ सकते, और जो डिसीजन आरएमबी में दिया गया है उस डिसीजन के हिसाब से इस पेंशनर को, इस डिफेंस पेंशनर को आपको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करना पड़ेगा। और उनको जो है डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करने के लिए 50% डिसेबिलिटी ग्रांट करने का आदेश दे दिया। साथ ही साथ उनको बताया कि 3 महीने के अंदर अंदर उनको एरियर दिया जाए और पिछले 3 साल से दिया जाए। हालांकि ये जो है उनका 2002 से था, लेकिन चूंकि रूल ये है कि अगर आपने ओरिजिनल एप्लीकेशन जब भी फाइल किया हुआ हो उस एप्लीकेशन का डेट से 3 साल पीछे से आपको एरियर मिलता है। तो इस केस में भी माननीय एएफटी ने यह बताया कि जब भी ओरिजिनल एप्लीकेशन इस इंडिविजुअल ने कोर्ट में फाइल किया था उस डेट के 3 साल पीछे से लेकर के पूरा एरियर भी दिया जाए और आगे उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट उनका पेंशन में जोड़ा जाए और कोरिजेंडम पीपीओ निकाला जाए। अगर 3 महीने तक आप इस आदेश को पालन नहीं करते तो 8% के हिसाब से आपको एरियर के ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा, ऐसा आदेश सुनाया है। इस आदेश का कॉपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा दोस्तों, उसको आप क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। पहले जो मैंने फैमिली पेंशन वाला बताया था और अभी जो ये डिसेबिलिटी पेंशन वाला बताया था, ये दोनों का आदेश में जो है, जो कोर्ट कॉपी है, कोर्ट का जो जजमेंट कॉपी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालूंगा, आप लोग उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप लोग अपने केसेस में भी इन कॉपीज को, इन जजमेंट्स को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी मुहिम यही है दोस्तों कि आप सब मोटिवेट हों, आप सब जो है, आप सबको ऐसा अगर कभी आपके साथ अन्याय हुआ तो उसके ऊपर आप जो है खड़े हों और अपना जो केस जहां लीगल, जहां जायज केस है उसको आगे बढ़ाएं। हालांकि ऐसे जो कोर्ट ऑर्डर्स को दिखा के, कोर्ट ऑर्डर्स के बेस पे मैं जब खबरें सुनाता हूं, जब मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, इसमें भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है कि लोग बोलते हैं कि ये झूठ है। लेकिन आप अगर ये बोल रहे हैं कि ये झूठ है तो आप कहीं ना कहीं माननीय एएफटी को, माननीय कोर्ट को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी खबर दे रहा हूं माननीय एएफटी के आदेश या माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कोर्ट के आदेश के बेस पे कोई खबर मैं सुना रहा हूं और आप बोलते हैं कि वो नहीं है, तो इसका मतलब आप या तो वीडियो नहीं देख रहे हैं, या तो उस कोर्ट ऑर्डर को भी नहीं देख रहे हैं, या तो आप में समझ ही नहीं है कि क्या बताया जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला मैटर लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।